स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूं और अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात करूं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं आपके, उनके मैं वीडियोस आपको दे रहा हूं। और पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में टाइम बाउंड जो है कि कब से लेकर कब तक कौन सा हमारा पीरियड चला है, उसमें मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं और उसके जो प्रमुख लेखक हैं उनका जनरल इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, ठीक है ना साहब। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैं आपको पिछले दिनों मैंने आपको वीडियोस न्यू क्लासिकल एज के देना स्टार्ट किए थे और मैंने कहा था न्यू क्लासिकल एज हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और इसमें मैंने लास्ट वीडियो आपको दिया था जो कि था हमारा ऑगस्टन एज का। कौन सा? ऑगस्टन एज या द एज ऑफ पोप। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं तो हमारे आज का जो वीडियो है उसमें हम इस पीरियड का नाम देंगे द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल पीरियड, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। और इसका टाइम पीरियड है 1745 से लेकर 1798 तक। तो 3-4 बातें मैंने अभी आपको बताई जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहला, जब हम बात करते हैं तो ये न्यू क्लासिकल एज का आपका लास्ट पीरियड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो तीसरा ये पार्ट है आपका न्यू क्लासिकल एज का, जिसका पहला नाम है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। दूसरा इसको जाना जाता है ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से और तीसरा जाना जाता है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से। और साथ ही साथ 1745 से लेकर 1798 तक का इसका टाइम पीरियड है। तो अब मैं इसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे, थोड़ा सा ऐतिहासिक भी, और क्यों इसका नाम ट्रांजिशनल पड़ा, क्यों एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया, क्यों इसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहा गया। इन सब विषयों पर अब मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तो जैसा कि मैंने लिखा 18th सेंचुरी इज द पीरियड ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें तो 18वीं शताब्दी जो है उसको हमारा न्यू क्लासिसिज्म का पीरियड कहा जाता है। यहां मैं आपको 2 बातों में थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहूंगा। एक होता है हमारा क्लासिसिज्म या क्लासिकल जिसको हम कहते हैं, और एक होता है नियो क्लासिकल या नियो क्लासिसिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो क्लासिकल का मतलब हो जाता है प्राचीन। क्या मतलब हो जाता है साहब? प्राचीन। और जब हम कहते हैं नियो क्लासिसिज्म तो हम कह सकते हैं प्राचीनता को नए दृष्टिकोण के साथ नए तरीके से प्रदर्शित करना। तो वो क्या हो गया? न्यू क्लासिकल। जैसा कि हमारे ऑगस्टन एज के राइटर्स अलेक्जेंडर पोप साहब ने किया, जोनाथन स्विफ्ट साहब ने किया, कि जो क्लासिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग थी इसको नई तरीके से प्रदर्शित करने का कार्य किया, इसलिए इसको हम नियो क्लासिकल एज के अंतर्गत लेकर आते हैं। अब 1744 में मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था 1744 में डेथ होती है अलेक्जेंडर पोप की और 1745 में डेथ हो जाती है जोनाथन स्विफ्ट की। तो ये जो 2 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे ऑगस्टन पीरियड के, उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद आगे बढ़ता है तो मैंने लिखा है बट विद द फॉल ऑफ क्लासिसिज्म। चूंकि जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप दोनों की मृत्यु 1744 और 1745 में हो जाती है, तो क्लासिकल जो लिटरेचर चल रहा था इसका क्या होने लगता है भैया? फॉल होने लगता है, फॉल ऑफ क्लासिसिज्म। यानी कि क्लासिसिज्म राइटिंग जो थी उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है? पतन होने लगता है, डाउनफॉल होने लगता है। देयर अपीयर्ड ए स्लाइट इंक्लिनेशन टू रोमांटिसिज्म। और इसका प्रभाव यह होता है कि जो अलेक्जेंडर पोप के बाद के लेखक थे इनका क्या हुआ? इनका झुकाव जो था धीरे धीरे इनका झुकाव की तरफ बढ़ने लगा, रोमांटिसिज्म की तरफ बढ़ने लगा। यानी कि क्लासिकल एज के राइटर हमारे अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, इन दोनों की मृत्यु के बाद इन आगे के जो लेखक आए उनका ध्यान और धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट था वो कायम बढ़ने लगा रोमांटिसिज्म में। और अमंग सम पोएट्स ऑफ दिस एज, किनमें? इस एज के, यानी कि द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल पीरियड, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, जिस नाम से हम पुकारे, उनके कवियों के बीच जो झुकाव था वो किसकी तरफ बढ़ने लगा साहब? रोमांटिसिज्म की तरफ।
दीज पोएट्स आर कॉल्ड प्रेक्यूर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एज। ये लाइन भी आपको विशेष ध्यान रखनी है साहब, प्रेक्यूर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑफ विच एज पोएट्स आर कॉल्ड द प्रेक्यूर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एज, द आंसर इज ट्रांजिशनल पीरियड, आंसर इज एज ऑफ सेंसिबिलिटी, आंसर इज एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ठीक है साहब, इनको यानी कि रोमांटिक एज का क्या कहते हैं, प्रेक्यूर्सर्स कहते हैं। अब यहां तक तो ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूं सेंसिबिलिटी की। सेंसिबिलिटी इसका नाम क्यों रखा गया? अगर हम जोनाथन स्विफ्ट, अगर हम अलेक्जेंडर पोप की बात करें जो कि ऑगस्टन एज के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे, तो इनकी लेखनी की बात करें तो इनकी लेखनी जो थी वो आपको मैं बताऊं तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर थी। काय पर थी? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर। लेकिन जो प्रेक्यूर्सर्स ऑफ रोमांटिक एज हुए, इनकी लेखनी जो थी वो सेंस के आधार पर थी। अब आप कहेंगे सर सेंस का क्या मतलब? सेंस का मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, और जो लेखनी हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी 1, 2, 5 या 3 या 4 जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी पूर्ति करने के लिए होती है, उसको हम कहते हैं सेंसुअस। क्या कहते हैं साहब? सेंसुअस। अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपने जरूर ये हेडिंग याद की होगी, सेंसुअस बर्ड पिक्चर। ग्रेजुएशन किया है तो भी आपने ये हेडिंग याद की होगी, सेंसुअस बर्ड पिक्चर। जैसे कि मैं आपके सामने एक नाम लूं, मैं कह दूं एप्पल, तो एप्पल का नाम आते ही आपके 2 सेंस जो हैं वो जागृत हो जाते हैं। हुए पहला कौन सा? आंखें, यानी कि एप्पल का चित्र आपके सामने आ जाएगा, और दूसरा टंग, यानी कि एप्पल का स्वाद आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको हम कहेंगे सेंसुअस राइटिंग। क्या कहेंगे साहब? सेंसुअस राइटिंग। तो कहने का मतलब है जो प्रेक्यूर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एज है, इन्होंने राइटिंग जो है वो काय के आधार पर की? सेंस के आधार पर, इसलिए इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। दूसरी बात आई ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ट्रांजिशनल को हम कह सकते हैं परिवर्तन। क्या कह सकते हैं? चेंजिंग या परिवर्तन। ट्रांसफर जैसे होता है उन्होंने कहा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ट्रांजिशनल को हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तन। अब ये कैसा परिवर्तन था? तो परिवर्तन मैंने आपको बता दिया कि नियो क्लासिसिज्म जो चल रही थी अलेक्जेंडर पोप के जमाने में, उसके बाद के जो लेखक हुए उनका ध्यान किनकी तरफ आकर्षित हुआ? उन्होंने कहा साहब रोमांटिसिज्म की तरफ। किस तरफ आकर्षित हुआ? रोमांटिसिज्म की तरफ आकर्षित हुआ। तो चूंकि परिवर्तन हुआ नियो क्लासिकल टच से रोमांटिसिज्म की तरफ, इसलिए इसको ट्रांजिशनल एज भी कहा गया। तीसरा आया एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। इसके बारे में मैं आपकी डॉक्टर जॉनसन के बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब क्या है, अगर पूर्ण रूप से ये पोएट जो थे अगर रोमांटिक एज के लेखकों की तरह लिखते तो इनको प्रेक्यूर्सर्स ऑफ रोमांटिक एज ना कहकर रोमांटिक पोएट्स कहा जाता। क्या कहा जाता साहब? रोमांटिक पोएट्स। तो ये रोमांटिक पोएट्स तो है नहीं। अगले वीडियो में जब मैं लिटरेचर का आपको दूंगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, तब मैं आपको उसमें बताऊंगा कि रोमांटिक एज की प्रमुख विशेषताएं क्या थी और रोमांटिक एज नाम इसको क्यों दिया गया। तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा रोमांटिक एज की क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एज के जो राइटर थे इन्होंने बड़ी बखूबी काम किया, और काम ये था कि इन्होंने ब्लेंड किया नियो क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म को, यानी कि रोमांटिक जो पॉइंट्स अप होते हैं उनको और जो नियो क्लासिकल एज की जो महत्वपूर्ण चीजें थी उन दोनों का मिश्रण अपनी राइटिंग में प्रदर्शित किया। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्रेक्यूर्सर्स ऑफ रोमांटिक एज हैं या एज ऑफ सेंसिबिलिटी के पोएट हैं, ट्रांजिशनल पीरियड के जो पोएट हैं, इन्होंने रोमांटिक और नियो क्लासिसिज्म
दोनों के बीच में ब्लेंड करने का कार्य किया, यानी कि मिश्रण करने का कार्य किया। अगर हम बात करें तो इन पोइट्स की पोएम जो थी उनकी फॉर्म, पोइट्स जो थे उनकी पोएम्स जो थी उनके फॉर्म जो थे वो कैसे थे, नियोक्लासिसिज्म। अब मैं यहां थोड़ा सा लिख रहा हूं, अगर जब ब्लेंड की बात करते हैं तो फॉर्म कैसी थी, नियोक्लासिसिज्म। रूप कैसा था, नियोक्लासिसिज्म। और सेंस की अगर ये हो गया, ठीक है ना। और स्पिरिट की बात करें, पोएम स्पिरिट में कैसी थी, तो स्पिरिट में थी साहब, उन्होंने कहा रोमांटिक। कैसी थी साहब, रोमांटिक। फॉर्म कैसी थी, नियोक्लासिसिज्म। देखने में कैसी थी पोएम, ऐसा लगता है जब आप रोमांटिक एज की पोएम, सॉरी प्रेक्यूर्सर्स ऑफ रोमांटिक एज जो है इनकी पोएम देखें अगर, तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये न्यू क्लासिकल एज के राइटर की पोएम है। लेकिन जब आप उनको पढ़ें तो स्पिरिट जो है वो कैसी दिखती है, रोमांटिक स्पिरिट इनमें देखनी जाती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ, मैं अभी समझाता हुआ चल रहा हूं, यहां तक तो आपने समझ लिया। अब मैं यहां थोड़ा सा बिगाड़ कर दोबारा से आपको लिखूंगा। जब हम आगे जब ब्लेंडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला काम किया कि सब्जेक्ट मैटर जो था पोइट्री का वो चेंज किया गया। क्या किया गया, सब्जेक्ट मैटर जो था वो पोइट्री का चेंज किया गया। नियो क्लासिकल एज अगर हम बात करें तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं ट्रांजिशनल, सॉरी ट्रांजिशनल बाद में लिखूंगा, पहले मैं लिखूं आपका अलेक्जेंडर पोप का, यानी कि ऑगस्टन एज, और दूसरी तरफ लिखता हूं ट्रांजिशनल एज। तो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था वो क्या हुआ, वो ये था कि साहब ऑगस्टन एज की पोएम जो थी उनमें टाउन लाइफ दिखाई गई। क्या लाइफ दिखाई गई, टाउन लाइफ। जबकि जो हमारे प्रेक्यूर्सर्स थे, ट्रांजिशनल पीरियड के जो पोएट थे, उन्होंने टाउन लाइफ की जगह कंट्री साइड दिखाया। कंट्री साइड साथ ही साथ नेचर, जो कि हमें ऑगस्टन एज की कविता में देखने को नहीं मिलता। क्या किया इन्होंने, ऑगस्टन पीरियड के जो लेखक थे उन्होंने पोइट्री के साथ विषय पर लिखी, उन्होंने टाउन लाइफ। ट्रांजिशनल एज के जो पोइट थे उन्होंने पोइट्री किस विषय पर लिखी, उन्होंने कहा कंट्री साइड, और अपनी पोएम में क्या दिखाया, उन्होंने कहा नेचर दिखाया। यहां ऑगस्टन एज की बात करें तो ये स्ट्रेंज टॉपिक पर लिखते थे। किस टॉपिक पर, स्ट्रेंज। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट विचारों पर, काय पर लिखते थे साहब, एब्स्ट्रैक्ट विचारों पर। तो एब्स्ट्रैक्ट विचार हमारे कैसे होगा, स्ट्रेंज। तो इन्होंने क्या चेंज किया, स्ट्रेंज की जगह उन्होंने बना दिया फैमिलियर। ऐसे विषयों पर कविता लिखी जो कि हम सबके फैमिलियर हैं, जिनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो पोएम लिखते थे वो अनकॉमन विषयों पर लिखते थे, अनकॉमन लोगों के लिए लिखते थे। ठीक, ट्रांजिशनल एज के पोएट जो थे वो किस पर लिखने लगे, उन्हीं कॉमन के ऊपर। ट्रांजिशनल के पोएट जो थे वो किस विषय पर लिखने लगे, उन्होंने कहा कॉमन लोगों पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ब्लेंडिंग की बात करते हैं, इनको प्रेक्यूर्सर्स आखिरकार रोमांटिक एज का क्यों कहा गया, तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि फॉर्म इन्होंने नियो क्लासिकल की ही रखी, फॉर्म इन्होंने नियो क्लासिकल की ही रखी, लेकिन स्पिरिट में उसको चेंज किया, और चेंज करते हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों में परिवर्तन किया। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने तीन बातें लिखी। टाउन लाइफ काय में थे, ऑगस्टन एज में। तो ट्रांजिशनल एज के पॉइंट ने क्या किया, उन्होंने कंट्री साइड और नेचर को अपनी विषय वस्तु बनाया। इनका क्या था, इन्होंने कहा स्ट्रेंज विषय पर कविताएं लिखते थे, एब्स्ट्रैक्ट विचारों पर कविताएं लिखते थे। ये क्या करने लगे, उनका फैमिलियर पर। ये अनकॉमन विषयों पर कविताएं लिखते थे, अनकॉमन लोगों के लिए। और ये किस पर लिखने लगे साहब, उन्होंने कहा कॉमन पर। अगर मैं बात करूं तो कुछ और भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है ऑगस्टन को उसमें ये अगला परिवर्तन ये आता है, जब ब्लेंड की बात करते हैं तो ऑगस्टन एज की जो लेखक थे उनकी खासियत थी कि ये इंटेलेक्ट को ध्यान में रखते हुए पोएम लिखते थे। काय को, इंटेलेक्ट को।
तो ये तो इंटेलेक्ट के पीछे चले गए। तो हमारे ट्रांजिशनल पेज के जो पोएट थे वो इमोशन को ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखने लगे। ठीक, ये क्या पे लिखते थे? इंटेलेक्ट को, बौद्धिक ज्ञान पर कविताएं। ये क्या पे लिखने लगे? इमोशन को ध्यान में रखते हुए, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। इन्होंने काय को इंपॉर्टेंस दी? इमोशन को इंपॉर्टेंस दी। ऑगस्टन एज के पोएट्स जो थे उन्होंने काय को इंपॉर्टेंस दी? उन्होंने कहा साहब इंटेलेक्ट को इंपॉर्टेंस दी। साथ ही साथ अगर हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये लोग रीजन को ध्यान देते थे, चाहे वो अलेक्जेंडर पोप हो, जोनाथन स्विफ्ट हो। वो ऑगस्टन एज के जो पोएट थे वो रीजन को ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखते थे, तर्क के आधार पर कविताएं लिखते थे। और ये भैया काय पे लिखने लगे? जब इमोशन की बात है तो इमोशन काय से जुड़ी होती है? उन्होंने कहा साहब इमेजिनेशन से। काय से जुड़ी होती है? इमेजिनेशन यानी कल्पना से। तो ये रीजन के आधार पर कविताएं लिखते थे और ये इमेजिनेशन यानी कि कल्पना के आधार पर कविता लिखते थे। इनका ट्रीटमेंट जो था विषय का वो था ऑब्जेक्टिव। कैसा ट्रीटमेंट था साहब? उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट पर इनकी कविताएं थी। तो इनकी कविताएं जो काय पे हो गई? उन्होंने कहा ये ऑब्जेक्टिव हो गए तो ट्रांजिशनल हमारे सब्जेक्टिव हो गए, सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट पर। ठीक, बहुत अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूं आपको। एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जो प्रेक्यूसर्स हैं आपके रोमांटिक एज के या ट्रांजिशनल एज के कवि जो हैं, इनको ट्रांजिशनल एज का पोइट कहा जाता है। प्रेक्यूसर्स ऑफ रोमांटिक एज इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये पूर्ण रूप से ना तो नियो क्लासिकल थे और ना ही ये पूर्ण रूप से रोमांटिक थे। इनकी कविताएं फॉर्म की अगर हम बात करें तो नियो क्लासिकल थी और स्पिरिट की यदि बात करें तो स्पिरिट में ये कैसी थी? रोमांटिक थी। 6 मुख्य रूप से हमने आपको डिफरेंस बताए कि आखिरकार नियो क्लासिकल एज की पोएट्स, ऑगस्टन एज के जो पोएट थे, उनकी कविता, उनकी जो राइटिंग थी, उनके क्या महत्व थे और क्या महत्वपूर्ण चीजें थी, और जो आपके ट्रांजिशनल एज के जो पोएट हैं उनकी प्रमुख चीजें क्या थी। तो जरा सा फटाफट में एक बार पुनः आपको बता देता हूं। क्या था कि ऑगस्टन एज के जो पोएट थे वो आपका काय पर लिखते थे? उनका टाउन लाइफ पर। तो ट्रांजिशनल एज के पोएट कहां पहुंच गए? उन्होंने कंट्री साइड और नेचर से। जो ऑगस्टन एज के जो पोएट थे वो स्ट्रैंड विषयों पर कविता लिखते थे। तो हमारे ट्रांजिशनल एज के जो पोएट थे वो काय पर लिखने लगे? उन्होंने फैमिलियर पर। ये लिखते थे अनकॉमन कुल के लेकर कविता ऑगस्टन एज के, तो ट्रांजिशनल एज के लिखने लगे कॉमन लोगों के लिए कविता। साथ ही साथ ऑगस्टन एज के लोग राइटर जो थे वो काय पर कविता लिखते थे? इंटेलेक्ट विषयों पर। तो ट्रांजिशनल एज के काय पे लिखने लगे? इमोशंस को ध्यान में रखते हुए। ये भैया ऑगस्टन एज के राइटर काय पर लिखते थे? उन्होंने रीजन को ध्यान में रखते हुए। तो ट्रांजिशनल एज के पोएट जो थे वो इमेजिनेशन को ध्यान में रखते हुए। ऑगस्टन एज के राइटर जो थे वो ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट किया करते थे। तो ट्रांजिशनल एज के पोएट जो थे वो कौन सा करने लगे? उन्होंने सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है ना। अब इस एज में क्या हुआ? हमारे 2 महत्वपूर्ण इवेंट जो हुए, जिन्होंने, जो कि आप ये कह सकते हैं कि पहचान बने इस एज के, तो उनमें पहला है एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री। क्या था बुक का नाम? रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, जिसका पब्लिकेशन 1765 में हुआ और जिसके राइटर थे बिशप पर्सी। क्या राइटर थे? बिशप पर्सी। और ये जो है ये बुक, ये बैलेड राइटिंग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। और आप ये कह सकते हैं कि इस बुक के पब्लिकेशन के बाद अंग्रेजी साहित्य में बैलेड राइटिंग जो है वो बहुत अधिक पॉपुलर हो गई। ठीक, बैलेड राइटिंग जो है वो बहुत अधिक पॉपुलर हुई। किसके पब्लिकेशन के बाद? रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री। पब्लिकेशन है 1765 में और राइटर का नाम है बिशप पर्सी। और इसमें ये क्या कलेक्शन है? उन्होंने कहा साहब बैलेड का कलेक्शन है। उसके बाद एक दूसरा इवेंट महत्वपूर्ण है, वो है कास्टल ऑफ ऑट्रेंटो। ये हमारा एक नॉवेल है। क्या है साहब? नॉवेल। और ये कैसा नॉवेल है? उन्होंने कहा गॉथिक नॉवेल। कैसा नॉवेल है? गॉथिक नॉवेल। तो आप ये कह सकते हैं कि एक राइटर हुए जिनका नाम था हॉरेस वेलपोल।
इन्होंने एक नोवेल लिखा कास्टल ऑफ ऑट्रेंटो, जिसका पब्लिकेशन हुआ 1764 में। तो इस कास्टल ऑफ ऑट्रेंटो से अंग्रेजी साहित्य में गॉथिक नोवेल जो है वह हमारा पॉपुलर हुआ। ठीक है ना। तो ये जो दो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि इवेंट है जिन्होंने की ट्रांजिशनल एज के लिए जो कि ये जाने जाते हैं। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये तो मैंने आपको डिफरेंस समझाए पहले कि क्या क्या डिफरेंस है हमारे ट्रांजिशनल पीरियड और ऑगस्टन पीरियड के राइटर्स में, उनकी राइटिंग्स में। उसके बाद मैंने आपको जो दो महत्वपूर्ण इवेंट हुए उसके बारे में बताया। जो दो महत्वपूर्ण हमारे इवेंट हुए, एक तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि पहला जो महत्वपूर्ण इवेंट था वो था बिशप पर्सी के द्वारा लिखा गया रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री। ठीक है ना। और दूसरा जो किया वो हॉरेस वेलपोल के द्वारा लिखा गया पहला गॉथिक नॉवेल द कास्टल ऑफ ऑट्रेंटो। अब यहां हम चर्चा करते हैं जो प्रमुख पोएट्स हुए हमारे ट्रांजिशनल पीरियड के, पोएट्स और राइटर, हम उनकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आपके इस एज का नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम जरा चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की। वैसे तो इनको डॉक्टर जॉनसन नाम से ज्यादा मशहूर है ये, लेकिन इनका पूरा नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या सैमुअल जॉनसन आप कह सकते हैं। अंग्रेजी साहित्य की अगर मैं बात करूं तो सैमुअल जॉनसन से बड़ा लेखक और आप कहें कि सभी जितनी भी जेनर हैं अंग्रेजी साहित्य के या एक भाषा में जो भी जेनर हो सकते हैं, ये डॉक्टर हमारे सैमुअल जॉनसन साहब जो है, ऐसा कोई जेनर नहीं है जिनमें इनका अच्छा खासा दखल ना हो। ठीक। जैसे कि मैंने इनको लिखा है, सैमुअल जॉनसन जन्म हुआ 1709 में और डेथ हुई 1784 में। सैमुअल जॉनसन साहब का जन्म कब है? 1709 में और मृत्यु कब है? 1784 में। अब ये है क्या क्या वो समझिए। इंग्लिश पोएट है साहब, इंग्लिश प्लेराइट है, इंग्लिश एसेइस्ट है, इंग्लिश मोरलिस्ट है, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक है, इंग्लिश बायोग्राफर है, इंग्लिश एडिटर है, इंग्लिश लेक्सिकोग्राफर भी है साहब। अब आप समझिए क्या इससे ज्यादा और किसी भाषा का कोई भी अन्य विधा हो सकती है? मैं जहां तक जानता हूं नहीं हो सकती। ठीक है ना। हर जगह इनका दखल है और वो भी अच्छा खासा दखल है साहब। कोई ये नहीं कि थोड़ा बहुत लिखा हो इस बंदे ने। एक ग्रेट फिगर है अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। जब मैं इनके बारे में बता रहा हूं तो सैमुअल जॉनसन के बारे में जब मैं आपको विस्तार से एक वीडियो दूंगा खाली डॉक्टर जॉनसन के बारे में, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अभी इनके बारे में आपको यह बता देता हूं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी ने जॉनसन साहब के लिए कहा है कि मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर इन इंग्लिश हिस्ट्री। क्या लिखा है इनके लिए? मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं डॉक्टर जॉनसन के बारे में, या मैं थॉमस ग्रे को अभी हटा दे रहा हूं, फिर अभी मैं लिखूंगा इनके बारे में। ऑक्सफोर्ड जो है, तो ऑक्सफोर्ड का जो महत्वपूर्ण ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नेशनल बायोग्राफी जो है वो डिस्क्राइब करती है कि जॉनसन साहब जो है वह मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स कहे गए हैं साहब। अब इससे बड़ा और उपाधि क्या हो सकती है? मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। ये लाइन कही गई किनके लिए? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के लिए। और कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है साहब। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, जिनको पढ़कर हम बड़े हुए, अंग्रेजी हमने सीखी है,
ठीक है ना, उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसके जो खंड होते हैं अलग अलग, उसमें नेशनल बायोग्राफी जो है उसने डॉक्टर जॉनसन को कहा है मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। तो जब एक बंदा इतना ज्यादा अगर प्रवीण हो अलग अलग क्षेत्रों में, साहित्य के अलग अलग जेनर्स में, तो क्यों ना उसके नाम से एक एज का नाम पहचाना जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं ट्रांजिशनल पीरियड को एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ठीक है ना, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ठीक, अब मैं इनकी लेक्सिकोग्राफर की बात करूं अगर, तो लेक्सिकोग्राफर जो है इन्होंने साहब एक डिक्शनरी लिखी, इन्होंने अंग्रेजी भाषा की एक डिक्शनरी लिखी, और मैं आपको बता दूं उस डिक्शनरी को लिखने में इन्हें 9 वर्ष का समय लगा। कितना टाइम लगा साहब? 9 वर्ष का, बिना किसी व्यक्ति के सहायता के, बिना किसी असिस्टेंट के, और बिना किसी बड़े व्यक्ति के सानिध्य में आकर इस व्यक्ति ने अकेले एक डिक्शनरी लिखी, और जिसको हम जॉनसन्स डिक्शनरी के नाम से जानते हैं, और जिसका पब्लिकेशन जो है वो हुआ था 1755 में। कब हुआ साहब? डॉक्टर जॉनसन की जो डिक्शनरी थी इसका पब्लिकेशन हुआ 1755 में। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जॉनसन साहब को मैं पढ़ाने बैठूंगा तो मैं 2-4 वीडियो आपको पढ़ा सकता हूं, घंटे 2-2 घंटे के, और जब मैं लाइव क्लास पढ़ाऊंगा तब किसी दिन डॉक्टर जॉनसन को लेकर आऊंगा। ठीक है ना, तो डॉक्टर जॉनसन ने जो डिक्शनरी लिखी वह 1755 में पब्लिश हुई, और इसको लिखने में उन्हें कुल मिलाकर 9 वर्षों का समय लगा। और यहां मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हम लोग पढ़ते हैं उसका पब्लिकेशन लगभग 150 वर्षों के बाद हुआ है। जॉनसन साहब की डिक्शनरी के पब्लिकेशन के लगभग 150 वर्षों के बाद पब्लिकेशन हुआ है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। और तब तक अंग्रेजी भाषा में अगर पूर्ण सम्मान के साथ किसी डिक्शनरी को पढ़ा जाता था तो वो है डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी। इज इट क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि ये बंदा जो है वह कितना ग्रेट माइंड रहा होगा। ठीक है ना, और ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण बातें थी, बहुत छोटी छोटी बातें मैंने बताई, बहुत लंबा करके मैं फिर कभी बताऊंगा। अब आते हैं हमारे सामने ओलिवर गोल्डस्मिथ। इसी एज के दूसरे राइटर हैं। जन्म हुआ है 1728 में, आयरलैंड में हुआ था, मृत्यु हुई 1774 में, इसलिए इनको इरिश राइटर कहा जाता है। आयरलैंड में जितने भी लेखक पैदा हुए उनको इरिश कहा जाता है, जैसे इंडिया का इंडियन और आयरलैंड का इरिश। तो ये क्या थे साहब? ओलिवर गोल्डस्मिथ नॉवेलिस्ट थे, प्ले राइट भी थे, और साथ ही साथ पोइट भी थे। अगर इनको हम जाने तो इनके कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जिनके लिए हम इनको जानते हैं। अगर पोइट के रूप में जाने, अगर हम इनको नॉवेलिस्ट के रूप में जाने तो इनका एक नॉवेल है साहब, द वाइकर ऑफ वेकफील्ड। क्या नाम है? द वाइकर ऑफ वेकफील्ड। ये इस नॉवेल के लिए हमारे ये ओलिवर गोल्डस्मिथ साहब जाने जाते हैं। इनकी एक टेस्टोरल पोएम है जिसका नाम है द डेजर्टेड विलेज। क्या नाम है साहब? द डेजर्टेड विलेज। इसके लिए ये जाने जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें प्लेस की, तो इनके कुल मिलाकर 2 प्लेस हैं जिनके लिए जाने जाते हैं। एक का नाम है गुड नेचर्ड मैन और दूसरे का नाम है सी स्टूप्स टू कनक्योर। गुड नेचर्ड मैन और सी स्टूप्स टू कनक्योर, इन 2 ड्रामास के लिए ये जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और माने जाते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिए 2 राइटर्स जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। अब मैं जैसा कि मैं बता रहा था प्रेक्यूसर्स ऑफ रोमांटिक एज, तो अब मैं थोड़ी सी पोइट्स के बारे में चर्चा कर लेता हूं। और हमारे पहले पोइट आते हैं थॉमस ग्रे। जब मैं नाम लिखता हूं थॉमस ग्रे, या जब कोई भी लेखक, कोई भी टीचर आपका नाम अगर ले थॉमस ग्रे, तो थॉमस ग्रे अपनी एक काम के लिए सबसे ज्यादा सर्वथा जाने जाते हैं। पहले तो मैं इनका आपको लाइफ स्पान लिख दूं, 1716 to 1771, यानी कि 1716 में इनका जन्म हुआ और 1771 में इनकी मृत्यु हुई।
इनका मोस्ट फेमस वर्क जिसने कि इन्हें पूरी वर्ल्ड लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य में हमेशा के लिए अमर बनाया, वो इनके द्वारा लिखा गया पोएम जो है उसका नाम है एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। क्या नाम है साहब? एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। और अगर मैं बताऊं तो आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि इस पोएम को लिखने में ग्रे साहब को कुल मिलाकर 8 वर्ष लगे। एक एलेजी को लिखने में कितना टाइम लगा? 8 वर्षों का। 1742 में थॉमस ग्रे साहब ने एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड स्टार्ट की, या मैं नाम लिख दे रहा हूं आपके लिए, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है साहब? कब लिखना स्टार्ट किया? 1742 में। कब फिनिश किया? 1750 में। कितने वर्ष हो गए? 8 साल। और 1751 में ये भाई पब्लिश हुई। ठीक, 1742 में लिखना स्टार्ट करता है, 1750 में पूरा लिख पाता है। 8 वर्ष लग जाते हैं थॉमस ग्रे को इस पोएम को लिखने में, और पब्लिकेशन कब होता है? 1751 में। इनको अगर हम कहें तो थॉमस ग्रे की सबसे बड़ी तो पॉपुलैरिटी का कारण यही है, इनको 2 पेंडेमिक वर्ड्स के कारण भी जाना जाता है। उनके नाम है द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी और द बार्ड। क्या क्या नाम है? द बार्ड और द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। और ये कैसी पोएम है साहब? उन्होंने कहा पेंडेरिक ओड है। क्या है साहब? पेंडेरिक ओड है। तो ये थॉमस ग्रे की बात हो गई। 1716 में जन्म, 1771 में मृत्यु। सबसे मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम इनकी एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। 1742 में लिखना आरंभ करता है, 1750 में इसको समाप्त करता है, और 1751 में इसका पब्लिकेशन होता है। ठीक, उसके बाद ये 2 और पोएम के कारण जाने जाते हैं, द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। अब ट्रांजिशनल पीरियड की जब मैं बात कर रहा था, तो ट्रांजिशनल पीरियड में हम लोग लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण आपके पोइट्स की अगर बात करें, जैसा मैंने आपको 2 राइटर्स दिए, 2 प्योर पोइट की बात मैंने कही, थॉमस ग्रे समझाए। थॉमस ग्रे के बाद आते हैं हमारे विलियम ब्लैक साहब। विलियम ब्लैक जिनका जन्म 1757 में हुआ, डेथ जो है इनकी 1827 में हुई। कब हुई साहब? जन्म 1757 में, डेथ 1827 में। अगर आपसे पूछा जाए which English poet is known as poet painter, which English poet is known as poet painter, the answer is William Black. इनको poet painter के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी पॉपुलैरिटी की बात करें साहब, तो इनकी 2 कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जिनके कारण ये अंग्रेजी साहित्य में अमर हुए। एक है इनका सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। क्या है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। और दूसरा है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये इनके 2 महत्वपूर्ण कलेक्शन है पोएम्स के, जिन्होंने की इन कलेक्शंस ने इनको पॉपुलैरिटी दिलाने का कार्य किया। दूसरी इनकी खासियत यह है विलियम ब्लैक साहब की कि इनकी पोएम जो होती है, उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल होती है। ऐसा लगता है साहब कि जैसे बोलचाल की भाषा में बात कर रहे हूं, जिसको इंग्लिश ना के बराबर भी आती है, वह भी अगर किसी राइटर की हम बात करें तो विलियम ब्लैक की पोएम्स को आसानी के साथ समझ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको हमारा नियो क्लासिकल एज का तीसरा जो पार्ट है उस पर हमने चर्चा की, जिसको हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल पीरियड और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से जानते हैं। इसका टाइम पीरियड हमने रखा 1745 से 1798 तक। इस आज के इस वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण जो चीजें थी उस समय की उसके बारे में चर्चा की, जो महत्वपूर्ण राइटर्स थे उनके बारे में बताया, और साथ ही साथ एक कंपैरेटिव स्टडी कराई ट्रांजिशनल एज और ऑगस्टन एज के बीच। ठीक है ना साहब? आई होप मुझे आप
आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज खूब अच्छे से ज्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट करें, और जितना मैक्सिमम हो सके शेयर करें, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को अंत तक देखते रहें। एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूं थैंक्स फॉर वॉचिंग और राम राम।